डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पोस्ट बजट वेबिनार में की जीन बैंक की स्थापना की घोषणा। कहा, भावी पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक संसाधन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है इस पहल का उद्देश्य। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री प्रोत्साहन के लिए है 75 करोड़ रुपए का प्रावधान। 10वां भूजल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रुड़की राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में बुधवार को हुआ शुरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, भूजल उपलब्धता बनाए रखने के लिए अनेक दिशा में किए जा रहे हैं काम। जमीनी स्तर पर महिला समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम। आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों को विकसित करने की परिवर्तनकारी शुरुआत। ग्रामीण शासन पर स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में घोषणा की कि देश के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। जीन बैंक आनुवंशिक सामग्री का भंडार है, जैसे बीज, पराग या ऊतक के नमूने, जो विभिन्न पौधों की प्रजातियों से एकत्र किए जाते हैं ताकि उन्हें विलुप्ति से बचाया जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण किस्मों को संरक्षित किया जा सके। भारत का पहला जीन बैंक 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इस बैंक में महत्वपूर्ण फसल जर्म प्लाज्म के संग्रह और भंडारण के लिए देश भर के 12 क्षेत्रीय स्टेशन शामिल हैं। ये जर्म प्लाज्म पौधों या जानवरों के आनुवंशिक घटक होते हैं जिनका उपयोग अनुसंधान, संरक्षण और फसल प्रजनन में किया जाता है। ये पहल कृषि जैव विविधता के संरक्षण, खाद्यान्न के भविष्य को सुरक्षित करने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ कृषि प्रणालियों को समर्थन देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीन बैंक की स्थापना की पहल का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक संसाधन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा भारत के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारी इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमें इस तरह के प्रयासों का दायरा बढ़ाना होगा। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और सेक्टर्स को इन प्रयासों में भागीदार बनाना चाहिए। और कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के 3 घटक हैं। योजना का कुल परिव्यय 2 वर्षों यानी 2024-25 और 2025-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपए है, जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा और दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रतिबद्ध है और आपने देखा है सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं, एक के बाद एक फैसले लिए गए जिससे कि किसानों के जीवन में बड़ा सुधार आए। एक फैसला लिया गया है लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3,880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस एफएमडी और ब्रुसेलोसिस, इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है।
इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा। जेनेरिक मेडिसिन जो हाई क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन हैं, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है, जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो किसान समृद्धि केंद्र बने और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके जरिए से, उनके माध्यम से पशु औषधि का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में भूजल को लेकर 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अनेक दिशा में काम किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। अटल भूजल योजना के तहत भी वर्षों के पानी को रेन हार्वेस्टिंग तकनीक के जरिए रिचार्ज करने का काम लगातार जारी है। वहीं NIH निदेशक डॉक्टर MK गोयल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज हर किसी को महसूस हो रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि जलवायु परिवर्तन का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में हमें इसका किस प्रकार प्रबंध करना होगा। क्लाइमेट चेंज तो आज की तारीख में हर व्यक्ति एक्सपीरियंस करने लगा है कि कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस है उसका मेन उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज का ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ने वाला है और उसको हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं। अब 2047 में हमारे प्रधानमंत्री का भी विजन है कि हमें सेल्फ सस्टेन होना है, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो उस सेंस में वाटर को हम कैसे मैनेज करें, ये इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है ये। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में और 2047 के संदर्भ में हम ग्राउंड वाटर को कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में किसानों के आंदोलन पर लगाई गई सख्त पाबंदियों के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कल लुधियाना में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों को हिस्सा लेने की अपील की गई है। दरअसल किसान नेताओं ने 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने चंडीगढ़ जाने की कोशिश कर रहे कई किसानों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसानों ने जब बुधवार को चंडीगढ़ जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने बलपूर्वक रोक लिया, जिसके बाद गुस्साए किसान चंडीगढ़ के रास्तों पर बैठ गए और वहीं धरना शुरू कर दिया। सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक के दौरान तीखी बहस हुई और भगवंत गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए, जिस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। गुस्साए किसानों ने 5 मार्च को प्रदर्शन के लिए निकल रहे थे तो कई किसान हिरासत में ले लिए गए। किसान संगठनों का समूह SKM SSP की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा MSP पर 6 फसलों की खरीद की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर पंजाब में किसान भगवंत मान सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं और अभी ये आंदोलन लंबा चलने के आसार हैं। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने बुधवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं और राज्य सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म कर रही है और तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार भी किसानों को दबाने में जुट गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इतिहास में पहली बार किसानों को बुलाकर वापस भेजने का काम किया है। किसान नेताओं के घर पुलिस भेजी गई, उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डाला गया। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसानों के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है तो वे अपनी आवाज़ कहां उठाएं। जिस तरीके भगवंत मान ने किसान लीडरों को अपमानित किया, पंजाब में तो ऐसे माहौल बना रखा है जैसे कर्फ्यू जैसे हालात हो। किसान अब स्टेट में आके स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और इतने जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं कि वो आपको ये कह रहे हैं कि हमें जगह दे दो, कि चाहे सेक्टर 34 में दे दो या और कहीं दे दो, तो कोई जगह आप बता दो, हम वहाँ कर लेते हैं।
तो इसके लिए भी अगर उनको राइट नहीं मिलेगा अपनी राजधानी चंडीगढ़ में आगे प्रोटेस्ट करने का, तो क्या करे वो? इससे ज़्यादा जो तानाशाही की बात कह लो, डिक्टेटरशिप कह लो, इमरजेंसी जैसे हालात कह लो, कभी देखे नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं और धान पर बोनस देने के लिए मंजूरी दे दी है। मंगलवार के दिन मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद पर किसानों को बोनस राशि 125 रुपये प्रति क्विंटल में वृद्धि करते हुए 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिनों प्रदेश में धान किसानों को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ राज्य में धान किसानों को मिलेगा। अब गेहूं का उपार्जन भी 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर किया जाएगा। इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार को 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है। वहीं 2024 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 480 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। इस बार राज्य में 6.70 लाख किसानों ने कुल 12.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की है। और जमीनी स्तर पर महिला समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों MWFGP को विकसित करने की अपनी परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की। यह कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का हिस्सा है और इसका ग्रामीण शासन पर स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे देश भर की ग्राम पंचायतों में महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा, समावेशिता और लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने महिला जनप्रतिनिधियों से बिना किसी दबाव के कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि महिला जनप्रतिनिधियों पर उनके पति और रिश्तेदारों का दबाव होता है। ये PP, MP और SP ने आपका बड़ा नुकसान किया है। हम प्रिया जानते प्रधान पति PP, बिहार में मुखिया पति और मध्य प्रदेश में सरपंच पति। PP तो पुलिस प्रोसिक्यूटर को कहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन MP तो बहुत पॉपुलर है। ललन सिंह जी कहते हैं कि 10-12 MP आ गए मेरी मीटिंग में। और SP तो बहुत ही पॉपुलर है। तो मध्य प्रदेश में मैं भी चौंका जब वहाँ जाता हूँ। जिले का एक ही होता है भाई, ये 10-12 SP कहाँ से आ गए? आइए SP साहब आइए। पूरे साल जिनको हम सलाम करते रहे वो प्रधान थे ही नहीं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ काम करने में निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हम महिलाएं रंग, खूबसूरती, सकारात्मक ऊर्जा का जीता जागता प्रमाण है। महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है और इसलिए कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। ये सपना है 2047 तक, जब हम देश की स्वाधीनता के 100 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करें, हम अपने देश को एक विकसित भारत बनाएं। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से तेज हवाओं की वजह से लोगों को गुलाबी ठंडक का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा चलने से शाम के समय से हल्की हल्की ठंड बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा, जिससे पारे में बढ़ोतरी के आसार हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, जबकि घाटी के बड़े हिस्सों में बारिश हो रही है।
और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 4 मार्च को सरसों का भाव 5,850 रुपए था। 5 मार्च को इसमें 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी 5 मार्च को सरसों का भाव 20 रुपए लुढ़क कर 5,560 रुपए से 5,540 रुपए रह गया, जबकि गुजरात की ध्रोल मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 4 मार्च को सरसों 4,635 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जो 5 मार्च को 245 रुपए चढ़कर 4,880 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिन यानी 4 और 5 मार्च को सरसों का भाव 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में नरमी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़ते हुए नजर आए। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदों में भारी कमजोरी देखने को मिली। यहां 4 मार्च को मक्का का भाव 3,500 रुपए था, जो 5 मार्च को 500 रुपए लुढ़क कर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 4 मार्च को मक्का का भाव 2,240 रुपए रहा, जो 5 मार्च को 90 रुपए गिरकर 2,150 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी 5 मार्च को मक्का का भाव 20 रुपए टूटकर 2,640 रुपए से 2,620 रुपए पर रह गया। जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 4 मार्च को मक्का का भाव 2,000 रुपए था। 5 मार्च को इसमें 200 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,200 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान जल्द से जल्द परिपक्व सरसों की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित भंडारित करें। यहाँ के किसान गेहूं में नमी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही सिंचाई के दौरान पानी को अधिक समय तक खेत में खड़ा न होने दें। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें।
उत्तर प्रदेश के किसान आलू की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान रब्बी मक्का की बुवाई से 20 से 25 और 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान बसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए समय से बोई गई प्याज फसल की लगातार निगरानी करते रहें। प्याज में बैंगनी धब्बा रोग लगने का खतरा है। फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान मक्के की खेत में निराई गुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी का समय सरसों की फसल में एफिड रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह लें और उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बढ़ते तापमान में प्याज फसल की उचित देखभाल करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट लगने की संभावना है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में एक और खबर आपको सुना देते हैं। दिल्ली में यमुना का सफाई को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। घाटों के आसपास गंदगी खत्म की जा रही है। साथ ही यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 2 से 3 साल में यमुना की बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यमुना की सफाई को लेकर लोगों को भी बदलाव दिखने लगा है। यमुना घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। दिल्ली में यमुना की तस्वीर बदलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि बहुत ही जल्द जो है वो यमुना को साफ कर दिया जाएगा। उसके लिए तमाम प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आने वाला जो छठ का त्यौहार है वो बड़े ग्रांड लेवल पे मनाया जाएगा और यमुना का जो कलर है पानी का वो 2 से 3 साल में पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से यमुना को साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनकी मदद ली जा रही है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि सफाई के साथ साथ यमुना का ब्यूटिफिकेशन भी किया जाए, रिवर फ्रंट को भी डेवलप किया जाए और उसके लिए युद्ध स्तर पर
प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही जल्द जो है अब दिल्ली में यमुना की जो सूरत है वो बदलने वाली है। साफ सफाई रहेगी, गंदगी दूर होगी। नहीं, काफ़ी हद तक काफ़ी प्रयास करे, स्टार्टिंग हो चुकी है वैसे, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी स्वच्छ हो जाएगी यमुना जी। हाँ जी, मैं कम से कम 30 साल के बाद मैं यमुना के किनारे आया हूँ। यहाँ का थोड़ा ये डेवलपमेंट जो स्टार्ट है उसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यमुना की इस घाटी में साफ़ सफाई हो चुकी है और आने वाले कम से कम 3-4 साल लगेंगे इसको साफ़ करने में, क्योंकि प्रैक्टिकल इतना ईजी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता किसी भी नदी को साफ़ करने में। आते जाते मैं देखता हूँ ये यमुना जी साफ़ हुई हैं। जो यहाँ पे गंदगियाँ थी वो गंदगी नहीं है, अच्छी बात है। यमुना साफ़ होना चाहिए। अभी तक तो साफ़ नहीं हुई थी, लेकिन नई सरकार अगर कह रही है अगर वो साफ़ होती है तो अच्छी बात है। आने वाले 2 से 3 सालों में यमुना का जो ये काला पानी अभी आप देख रहे हैं, इसका रंग जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। यानी कि जो यमुना है, जो कि प्रदूषण के कारण जिसका पानी काला पड़ चुका है, वो अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम एजेंसियों से संपर्क करके यमुना को स्वच्छ करने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। और कुछ ही दिनों में जो है यमुना की बदली हुई तस्वीर जो है वो लोगों को दिखाई देगी। कैमरामैन आनंद के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो यमुना की सफाई का काम लगातार जारी है। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी के शीतकालीन निवास मुखवा गांव में पूजा अर्चना की। इस यात्रा को उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिलवासा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। यूपी के संभल में होली एवं रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम एवं एसपी ने फोर्स के साथ गश्त की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 अप्रैल 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया। साथ ही अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में होगी। 21 से 23 मार्च तक चलने वाली इस बैठक के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह